तो उनको रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, माँ बाप अलग परेशान है, मेरा बच्चा शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा, बच्चा अपनी एक अलग वर्चुअल दुनिया में है, शादी कर ले रहे हैं तो आपस में एडजस्टमेंट नहीं है, एक दूसरे का मर्डर करना, आत्महत्या कर लेना, जरा जरा सी बात पे इनका कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होना, एडजस्टमेंट ही नहीं है इनके अंदर। भारत की ऐसे भी वहाँ पे मानसिक अशांति है, इसलिए भारत की बात करें। नहीं, इसमें देखिए, कामुकता को दबाने का प्रयास करने पर भी यह विकार बढ़ सकता है। यौन भय भी इसका कारण बन सकता है। आखिर कुछ तो इंटेलिजेंस है जो पूरे यूनिवर्स को संभाले हुए है, ऐसा तो कुछ है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष पॉडकास्ट अलौकिक अध्यात्म। देखिए, जितना भी ज्ञान है, विज्ञान है, कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और इसी को लेकर पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने बात की थी मनोदैहिक रोगों का, मतलब साइकोसोमेटिक डिजीज़ का। और इसको लेकर आज फिर हम बात करेंगे, और बात ऐसी जो निश्चित रूप से आपके लाभ का और आपको ये कहीं ना कहीं आपके जीवन शैली में सहायता प्रदान करेगा। अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है तो निश्चित रूप से आपके बेहतरी का समय शुरू हो गया है, मैं यही कहूँगा। देखिए, आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं। इंजीनियर विभूति नारायण सिंह, पहले भी आपने सुना है, ये रेकी मास्टर हैं, रेकी हीलिंग का काम करते हैं। कई चीज़ों पर इन्होंने शोध किया है और अब तक कई लोगों को इसका लाभ मिला है। और साथ में पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं आकृति पांडे जी, जो कंसल्टेंट है, साइकोलॉजिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मनोविकार से मतलब है कि मानसिक रूप से जितनी भी परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, जो अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, इन सारे चीज़ों से क्या क्या परेशानी हो सकती है और उसका निवारण कैसे होता है, उसकी विशेषज्ञ हैं। मोतिहारी और गोरखपुर में इनका क्लिनिक है। हजारों की संख्या में लोगों ने इसका लाभ लिया है। इनका सृजन मेंटल वेलनेस एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर करके है। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, हम बात शुरू करते हैं पांडे जी से, आकृति पांडे जी से। ये जो मानसिक रोगों की बात है, या आप मनोवैज्ञानिक चीज़ों को देखती हैं, इसमें क्या क्या विषय आता है? सबसे देखिए, एकदम शुरुआत ऐसे करते हैं कि एक आम आदमी चीज़ों को समझ सके। ठीक सर, देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ब्रॉडर स्कोप है, लेकिन आपने जो ये बोला कि हम इसको आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, तो हम अपनी आम भाषा में ही अभी छोटे उम्र के बच्चों से ही हम शुरुआत करते हैं। आजकल घरों के अंदर बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनको बुलाते रहिए, उनका नाम बुलाते रहिए, वो सुनेंगे नहीं, अपने आप में अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। उसके बाद वो ना बोल पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, खाना भी खाने के लिए मोबाइल का ही सहारा लेते हैं। बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। फिर जब वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब 7-8 साल 9 साल की उम्र में आता है, उसके बाद वो बच्चा अति उत्तेजक हो जाता है, और जो उसकी दिनचर्या होती है उसको फॉलो नहीं कर पाना, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग पाना, अटेंशन उसका नहीं रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो उनके अंदर बहुत जल्दी ही वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिवेट रहने की वजह से हिंसात्मक बहुत ज़्यादा उनकी सोच हो रही है। घरों के अंदर अपने पेरेंट्स का वजूद नहीं समझ रहे हैं। जो बच्चे और थोड़े बड़े हुए, अगर वो कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, उनकी परफॉर्मेंस एक तो खराब हो रही है, दूसरा वो डिसोरिएंटेड है, उनको पता ही नहीं कि उनको अपने लाइफ में करना क्या है, उनका करियर गोल क्या है उनको ये भी पता नहीं है, और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी दूसरे मतलब ऐसे मीनिंगलेस चीज़ों में इन्वॉल्व है वो बच्चे, कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं ये भी नहीं, और उसके पेरेंट्स परेशान हैं। मतलब अंधेरे में दौड़ रहा है। बिल्कुल अंधेरे में दौड़ रहे हैं, अपनी एनर्जी का पूरी एक सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं, और वो प्रोडक्टिव नहीं है कहीं से भी। फिर उसके बाद जब वो बच्चे और आगे बढ़ रहे हैं तो उनको रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, माँ बाप अलग परेशान है, मेरा बच्चा शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा, बच्चा अपनी एक अलग वर्चुअल दुनिया में है, शादी कर ले रहे हैं तो आपस में एडजस्टमेंट नहीं है, एक दूसरे का मर्डर करना, आत्महत्या कर लेना, जरा जरा सी बात पे इनका कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होना, एडजस्टमेंट ही नहीं है इनके अंदर कि शादी को कैसे लेके आगे चलें। तरह तरह की इनफर्टिलिटी
हमने अभी दूसरे भी पॉडकास्ट के अंदर सुना, सेकंड नंबर पॉडकास्ट मैंने सुना था, उसके अंदर भी बताया सर ने कि मनोदैहिक समस्याओं से किस तरीके से बच्चों में या लड़कियों में हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, फिर वो इनफर्टिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो लगातार गायनिक्स और हर तरह के उसमें एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन उसका कोई वाजिब जो सॉल्यूशन है वो सब नहीं मिल पा रहा है। और इन सब के बाद करियर ओरिएंटेशन इतना ज़्यादा है कि रिसोर्सेज लगातार बढ़ रहे हैं और इनकम अगर उस लेवल की नहीं है तो लगातार तनाव में है। हम ना टाइम से सो रहे हैं, ना टाइम से घर आते हैं, समय से खाना भी नहीं खा रहे हैं, तरह तरह की अपनी मानसिक समस्याओं से हम गुजरते जा रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे सर कि लास्ट तक जाते जाते 50 साल की उम्र तक जो पहले बीमारियां 90 साल 80 साल के बाद होती थी, वो 40 के बाद ही एक इंसान पूरी तरीके से पहन ओढ़ के बैठ जा रहा है। तो ये बहुत ब्रॉडर स्कोप है और हम बहुत छोटे से स्टार्ट करके अगर हम 80 साल की उम्र तक लेकर के जाएं तो उस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा जो उनकी जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है, लगातार इतने सप्रेशंस हैं, इस तरह की बीमारियां डेवलप हैं कि जिसका दवाई से भी उपचार नहीं हो पा रहा है। और वो अपनी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का जैसे डिस्कशन बाकी एपिसोड्स में हुआ, वो इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं कि केवल दवाई उनको साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के लिए दिया जा रहा है, उसका बेनिफिट नहीं होता है। तो ये चीज़ें इस तरीके से हमारा साइकिल, तो आपने देखा कि कितना ब्रॉडर वे है और उसको एक शब्द में बता देना कि किस तरह के चैलेंजेस है तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो अब हम समझ गए और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हर कोई कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है और इससे परेशान है। तो इस पर बात करेंगे और बृहद रूप से बात करेंगे। हो सकता है इस पर कई एपिसोड हम लोग बनावें, क्योंकि हर कोई इससे परेशान है। हम भी परेशान हैं कहीं ना कहीं, उस कहानी पर भी आएंगे। लेकिन सर, पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि मनोदैहिक जो बीमारियां होती हैं, तो कौन सी बीमारी का क्या कारण है, किन विचारों के चलते कौन सी बीमारी होती है और उसका निवारण क्या है, कैसे उससे छुटकारा पाएं, इस पे आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि पिछले बार हमने अपने दर्शकों को कहा भी था कि इस पे हमारी चर्चा होगी। देखिए, ऐसा है कि हर मानसिक कारण हर किसी के लिए उसका पता लगाने के लिए 100% सही नहीं होता। हालांकि वो रोग के कारण हमारी तलाश जो शुरू होती है, एक रेफरेंस पॉइंट, एक संदर्भ बिंदु वहाँ मिलता है। और मानसिक कारण आप देखेंगे कि किसी भी रोग में 90 से 95% तक बिल्कुल सही होते हैं, वही मानसिक कारण होता है। रोगों को उत्पन्न करने वाला सिर्फ 2 मानसिक प्रारूप है, भय और क्रोध। क्रोध, जब हम इस बोझ को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंग ठीक से काम करने लगते हैं। भय, किसी प्रकार का तनाव, व्याकुलता, बेचैनी, चिंता, संदेह, सुरक्षा, पर्याप्त अपने आप का अच्छा फील नहीं करना, अयोग्य महसूस करना अपने आप को। तो ये भय जो है, अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें भय के बदला में विश्वास को लाना चाहिए। अब किस चीज में विश्वास? तो इसका उत्तर है कि जीवन में विश्वास। और हमें यह मानना चाहिए कि हम एक ऐसे सकारात्मक ब्रह्मांड में रहते हैं जहां हम जो भी मानना या सोचना चाहे, ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है, तथास्तु। हर जगह, या आप देखिएगा जिन, अलाउद्दीन के जिन में जो हुक्म मेरे आका, ब्रह्मांड वही कहता है। अगर आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड कहता है कि हाँ ठीक है। अगर हम संपन्नता के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड से हाँ आता है। मतलब आप जो सोच रहे हैं वही सोच आपका ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसी से मिलता है। आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। नहीं, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपका सोच क्या है, वही काम करता बस बस यही मैं बताना चाहता है। इसलिए हमें यह सोचना और मानना चाहिए कि हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है और स्वास्थ्य हमारे लिए स्वाभाविक बात है, नेचुरल है। ब्रह्मांड हमारा समर्थन करेगा और इस धारणा को भी वो हाँ कहेगा। हाँ कहने वाला व्यक्ति बन जाए और जान जाए कि आप एक हाँ कहने वाली दुनिया में रहते हैं और ब्रह्मांड भी हाँ आपको कह रहा है। देखिए, आपने जो कहा सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने, अपने आप को हील करने, आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दो तरह के आप देखेंगे तो इलनेस आते हैं। एक है फिजिकल इलनेस, शरीर पर कहीं चोट लग गया, घाव है, दाग है, तो ये फिजिकल इलनेस में आता है। लेकिन दूसरा जो है साइकोसोमेटिक इलनेस, या इसको क्रॉनिक इलनेस भी कहते हैं, इसकी एक्सपर्ट यहाँ बैठी हुई हैं। तो मन में जो चल रहा है उसका पूरा प्रभाव बॉडी पर हो रहा है। सोचने से ब्रेन चेंज होता है और महसूस करने से शरीर चेंज होता है। स्ट्रेस में बॉडी में कार्टिजोल बहुत ज्यादा रिलीज होता है। प्रेम में, प्यार में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। शांत और पीसफुल अगर आप हैं होने पर सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो कहने का अर्थ है कि शरीर भावनाओं से कुछ न कुछ उसके अंदर केमिकल बनता है। इमोशन जो है, कहते हैं कि इमोशन कैन चेंज योर ब्रेन। आपका जो भावना है वो आपके ब्रेन को चेंज करती है। इमोशन इज लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन, फीलिंग इज चेंज योर बॉडी, फीलिंग इज लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। निगेटिव थॉट इमोशन के हिसाब से कुछ केमिकल अलग रिलीज करने लगता है बॉडी के अंदर। पॉजिटिव अफर्मेशन से बॉडी में हीलिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और मन रिलैक्स हो जाता है। विजुअलाइजेशन जो करते हैं, जो हम सोचते हैं योग में, प्राणायाम में, इस माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत उपयोगी है। पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई अंतर महसूस नहीं करता है। कल्पना और सच में वो अंतर महसूस नहीं करता है दिमाग। इसलिए सोचने मात्र से बहुत सा केमिकल शरीर के अंदर रिलीज होने लगता है, सिक्रीशन होने लगता है, हार्मोनल सिक्रीशन होता है। और इसमें सबसे आसान और सिंपल है डीप ब्रीदिंग। इसमें कुछ यूजफुल केमिकल्स जो है ना शरीर के अंदर रिलीज होता है। इसलिए कहीं भी देखिएगा कि हमेशा हम लोग बात करते हैं कि डीप ब्रीदिंग लीजिए, लंबी सांस लीजिए। सिर्फ आप अगर लंबी सांस लेने लगे तो आपके शरीर के अंदर बहुत सा उपयोगी स्राव शुरू हो जाता है। निगेटिव इमोशंस बॉडी को लोअर फ्रीक्वेंसी में ले जाता है। आखिर कुछ तो इंटेलिजेंस है जो पूरे यूनिवर्स को संभाले हुए है। ऐसा तो कुछ है कि पूरे यूनिवर्स को संभाले हुए। तो जैसे आपने कहा कि रोग का ये जो होता है, इसका मुख्य रूप से यही भय और क्रोध, यही उसका मुख्य रूप से कारण है। कारण तो आपने बताया है, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि एक भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में होगा जो भय और क्रोध से मुक्त हो। तो निश्चित रूप से बीमार होगा आपके हिसाब से, जो साइकोसोमेटिक आप उदाहरण बता रहे हैं। अब एक आम, जैसे अभी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये भी बात हो रही थी कि सबसे ज़्यादा आजकल माइग्रेन की बीमारी है, तो उसका क्या कारण? देखिए माइग्रेन को जैसे सर दर्द, अब इसके मानसिक कारण को समझिएगा तो इसमें कहा जाता है कि जीवन के प्रवाह में रुकावट, व्यक्ति के आंतरिक तर्क, विचार एवं शरीर की प्राकृतिक मांग में जब विरोधाभास पैदा होता है तो माइग्रेन का दर्द होता है। इसके साथ साथ कामुकता को दबाने का प्रयास करने पर भी यह विकार बढ़ सकता है। यौन भय भी इसका कारण बन सकता है। अपने आप को आप अमान्य समझना, अपनी आलोचना और फिर भय, ये जो है ना, ये इस माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण है। देखिए अगर मनोविज्ञान को समझे, मनोविज्ञान के स्पेशलिस्ट हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ मुहावरा होता है ना, मुहावरा में जैसे लोग बताते हैं नाच ना आगे आंगन टेढ़ा, तो आप समझ गए कि इसको नहीं कुछ आता है, दूसरे को जो है मैंने दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। हाँ, जिसकी लाठी उसकी बैज जो मजबूत है वही। तो इसी तरह मनोविज्ञान में भी है। आप बीमारी बताइएगा और वहां पे वो कुछ लाइनें स्पष्ट है कि इस बीमारी का मुख्य रूप से 90 से 95% कारण ये है। तो यही उसका माइग्रेन का कारण है। अब आप उसके मानसिक निवारण के बारे में अगर जानना चाहें तो जैसे हम लोग हीलिंग से करते हैं, ये लोग भी हीलिंग करते हैं, उसका केस हिस्ट्री भी बताएंगे कि माइग्रेन को कैसे ये लोग हील करते हैं। हम लोग जो हील करते हैं या वही लगभग वही थ्योरी है। तो मानसिक इसका निवारण है
कि जीवन में के प्रवाह में अपने को शिथिल और आरामप्रद वातावरण में महसूस करते हुए आप रहें। आराम आरामप्रद वातावरण माने आसान, रिलैक्स्ड एकदम। अपने यौन एवं आंतरिक ऊर्जा के प्रति सजग रहें और जब उन्हें दबाने का प्रयास नहीं होगा तब आप महसूस करेंगे कि उन ऊर्जाओं का अच्छे और सक्रिय ढंग से उपयोग किया जा सकता है। जीवन के प्रवाह पर आपको विश्वास करें और आपके लिए जो आवश्यक एवं आरामदेह है वही रिलैक्स्ड और यूजफुल है, उसे वो आपके लिए जीवन उपलब्ध कराएगी। कारण ये जीवन हमारे लिए है, आपके लिए है। मैं अपने आप को प्रेम से स्वीकार और स्वीकार अपने आप को करता हूं। मैं अपने आप को और अपने सभी कार्यों को प्रेम की दृष्टि से देखता हूं। मैं सुरक्षित हूं। यह जब भावना आपके अंदर आ जाएगी कि मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं उस तरह से देखता हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, तो ये अफर्मेशन भी जब हम लोग करते हैं तो ये मुख्य रूप से निवारण का ये काम होता है। ये अगर मानसिक निवारण हो गया, आप अगर पूछिएगा, ये भी इन लोगों ने जो ये भी ट्रीटमेंट करती हैं, यहाँ भी मोतिहारी में भी मैंने देखा है कई अच्छे इस सर माइग्रेन के लोगों का इन्होंने इलाज किया है। उसमें भी मुझे लगता है कि ये लोग भी इसी ढंग से ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अंदर के भय को काउंसलिंग करके निकालते हैं। कुछ कुछ हम इस पर बात करेंगे। तो ये तो इन्होंने बताया, आप जो ट्रीटमेंट करती हैं उसमें क्या अनुभव हुआ अभी तक, और क्या ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि वो ठीक हो जाए? सर देखिए, हम लोगों के ट्रीटमेंट में बेसिकली टॉक थेरेपी होती है और जैसा कि बताया सर ने कि बहुत ज़्यादा भय और क्रोध रहता है, समवेयर वो सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग ही होती है। हम करते क्या है कि सारी चीज़ें जो सप्रेस हैं, तो काउंसलिंग होते होते धीरे धीरे एक बार परत दर परत उसकी चीज़ें खुल जाती हैं और जब तक वो पूरी बात उसके मन में जितनी दबी नहीं है मरीज़ के, वो खोल नहीं देगा तब तक वहाँ पे हीलिंग नहीं होती है। उसके बाद हम लोग उसको बताते हैं प्रोसेस से किस तरीके से उसको समाज के मुख्य धारा से वापस से जोड़ा जाए और वो अपनी बीमारी से बाहर निकल जाए। तो उसकी लाइफस्टाइल मेंटेनेंस और साइकोथेरेपी, अब तो सर हम लोग मशीन से भी हम लोग साइकोथेरेपी दे रहे हैं। पहले टॉक थेरेपी देते थे, सीबीटी कहते थे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम लोग करते थे, फिर रिलैक्सेशन थेरेपी देते थे। तो ये सारी थेरेपी देने के बाद उसकी लाइफस्टाइल मेंटेनेंस कराते थे और हम लोग समाज। लेकिन इसके लिए अभी जो आपने बात कही, जो मेरे समझ में आया कि सबसे पहले उसके भीतर की भावनाओं को आपको समझना पड़ेगा। जी। तो वो अगर बोलता है सारी बातों को, तब अगर वो न बोले? सर एक सिटिंग नहीं होता इसके लिए कई सिटिंग्स लगते हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो वो आएंगे, उन्होंने अगर महसूस कर लिया कि मेरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ सप्रेस थॉट्स हैं, तो वो बहुत कम ऐसे होते हैं जो आते हैं और एक मीटिंग या 2 मीटिंग के अंदर बोल जाते हैं। ऐसे सर हमारे पास एक महिला आई थी, तो 25 साल से उनका इलाज चल रहा था। वो नींद की दवा खा रही थी और रिकवरी उनको नहीं मिल रही थी और वो पुलिस ऑफिसर की पत्नी थी और बहुत परेशान होकर के मेरे पास आई थी। उनको कहीं ना कहीं महसूस हुआ काउंसलिंग से ही ठीक हो सकती हैं, साइकियाट्री मेडिसिन से ठीक नहीं होंगी। तो 1 सेशन गया, 2 सेशन गया, 3 सेशन गया, 5वें 6ठे सेशन में सर वो फूट पड़ी जब मैंने उसको पूरे तरीके से उसको बताया कि मतलब आप मुझे अपना मानिए। तो रिलेशनशिप इस तरह से डेवलप हो गई, उसको मेरा बातचीत करने का तरीका ऐसा लगा कि वो सिक्योर है और मैं उसकी बिल्कुल अपनी हूँ। सर 6ठे सेशन पे उसने अपनी चीज़ें बताई मुझे कि वो 16 साल की थी और उसके हस्बैंड 19 साल के थे जब उसकी शादी हुई थी और उसकी मदर इन लॉ जो थी, तो शादी हुई तो इन लोगों को बताने की जगह कि आप दोनों का यूनियन क्यों कराया गया है और आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हैं, ये बताने की जगह महिला से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन किया गया और उसको अपने मायके से भी कोई मेंटल मॉरल सपोर्ट नहीं मिला। वो प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में उसको बहुत ज़्यादा उससे काम लिया गया। 6 मंथ की प्रेगनेंसी में ओवर एक्सेसिव पूरा घर का प्रेशर लेने से बच्चा उसका फीटस पेट के अंदर ही ख़त्म हो गया। उसकी नंद से उसके रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो वो भी अपने ससुराल से उस दौरान आई थी, तो उसने हालांकि बहुत घर में हल्ला गुल्ला किया और करने के बाद उसने उसके जिद से मदर इनको लेके गई, डॉक्टर के पास नहीं गई, ब्लॉक पे गई और सर बहुत बेरहमी से उसको स्क्वीज करके उसके फीटस को मूव कर दिया गया। उसको कोई एड नहीं है। 3 दिन के बाद नंद जब वापस आती है अपने किसी ज़रूरी काम से,
तो उसकी बॉडी से पूरे जर्म्स उसके पैर तक आ गए थे और वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पड़ी हुई थी। और उसने ही फिर उसकी नंद ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया कि आज के आज मैं भी जहर खाऊंगी और इसको भी जहर देके मार दूंगी, आप मेरे भाई को बुलाओ और इसको भेजो, भाई के पास भेजो। तो उसने भेज दिया, लेकिन उसकी भी उम्र कम थी, तो उसने सोचा कि साथ में यूनाइट करा देंगे, दोनों अपना एक साथ रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मदर इन लॉ का इन्फ्लुएंस तब तक इतना ज्यादा था कि हमेशा उसको, मतलब हस्बैंड के अंदर ये हो गया था कि ये मेरी पत्नी है और इसको मुझे पीट देना है। तो जब भी वो कुछ डिमांड करती थी उसको पीट देता था। फिर बच्चे आए, बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हुए, तो जब भी वो कुछ बोलती थी, जैसे महिला है उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई बार वो बहुत सॉफ्ट बोलती है, कई बार महिलाएं घर में चिड़चिड़ कर देती हैं। चिड़चिड़ करने के बाद जब वो बोलती थी और क्योंकि वो पुलिस था बाहर से आता था तो वो पीट देता था। उसके बाद उसके बच्चे भी उसको पीटने लगे। उसने 12 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, 12 बार। उसके हाथ पे भी उसने पॉइजन भी करने की कोशिश की, लेकिन सर साइकोसोमैटिक का जो एक केस आता है कि मरने का तो मन था लेकिन कहीं ना कहीं डर था कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो अटेम्प्ट जो भी थे केस में, ये तो समझ में आया कि उसने बहुत फुलफिल, मतलब इतना नहीं लगाया एफर्ट कि जिससे वो मर ही जाए, लेकिन अटेम्प्ट उसने किया, मतलब लोगों को डराने के लिए उसने, मतलब अपनी फैमिली का केयर अटेंशन लेने के लिए बहुत अटेम्प्ट किया। हालांकि जब मैंने उसको लिया तो फिर मैंने उसके हस्बैंड को ये बोला कि उस वक्त मेरी उम्र तो 28 साल थी, लेकिन उनकी उम्र 51 साल थी और महिला 49 ईयर्स की थी और 21 साल शादी को हो चुके थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर देखिए, आपका जो भी था, अब जो भी था वो एक पार्ट निकल चुका है, लेकिन ये आपकी वाइफ हैं और आपका बिहेवियर आपके बच्चों पे जा रहा है और बच्चे इस तरह का, तो आप लोग कम से कम सुबह का टाइम साथ में बिताइए, सुबह की चाय पीजिए साथ में बातचीत करिए, और आप अगर स्टेप नहीं उठाएंगे तो आपकी वाइफ की रिस्पेक्ट कहीं भी नहीं होगी। इस चीज़ को समझिए और आपकी शादी के दौरान ही ये चीज़ें आपको बता देनी चाहिए थी, नहीं बताई गई, हम अभी से भी करेक्शन करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, आप जो भी बोलेंगे वो करेंगे सर। और 15 डेज के बाद वो महिला आती है, एकदम झूम के मेरे लिए इतनी टॉफी लेके आती है, कहती है कि मैं 25 साल के बाद एक जिंदगी जी रही हूँ और एक इज्जत की जिंदगी अपने पति के साथ। मुझे आज समझ में आया कि मैं मेरे पति के साथ हूँ, मेरी नई शादी हुई है और मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। तो दिस वाज द लाइफ कि कैसे हम उस तक निकलते हैं। तो 6 सेशन लगे तो हमें। मतलब मानसिक भावनाओं को बदलने से ही इन सारी चीजों का बिल्कुल निवारण हो सकता है। बिल्कुल, बदलना नहीं है सर, हमें उसको निकाल देना है बाहर। वही निकालना है, जो बदलने की तो चीजें, कोई जरूरत ही नहीं है, जो हमें बस चीजें गाइड कर देना है। जो चीजें सड़ी हुई हैं, हाँ, उन चीजों को बाहर कर एग्जैक्टली देना। वो सड़न है, सड़न जो है। बचता गया बैठता गया, उसके अंदर डिकेइंग है। और वो डिकेइंग होने के बाद वही साइकोसोमैटिक सिम्टम्स, जैसा बताया जा रहा है हर 3 सेशन में कि साइकोसोमैटिक सिम्टम्स, माइग्रेन, शुगर, ये सब कहाँ से डेवलप होता है, ये सब यही डिकेइंग है। वो विचारों के सड़न से ही ये सारी बीमारियां और साइकोसोमैटिक का फॉर्म लेती हैं। और कहीं ना कहीं अभी जैसे ही सर ने बताया कि जैसे जैसे आपके थॉट्स होते जाते हैं, आप जैसा थॉट रखते हैं वैसा आपकी बॉडी पे वैसे ही वर्क करता है। जितने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स होंगे, आपको हर जगह दर्द होगा, स्किन इरिटेशन होगी, दांत खाज खुजली होगी, आप रात भर सोएंगे नहीं, आपके बाल गिर जाएंगे, फेस पे एक्ने होगा, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होगी। तो ये सारी चीजें डिकेइंग ऑफ थॉट्स जो कह सकते हैं, इससे होता है। और सप्रेशन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता है, सबको रहता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। दिक्कत क्या है ना सर, हमको जो समझ में आती है बात है, एक लेमैन की तरह, चूंकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं, कि सबकॉन्शियस माइंड की बात, हर विचार वहीं से निकलता है, ठीक है, और इसके विषय में आम आदमी को कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल, वो केवल अपना जो सामने का भेजा है। आपको याद होगा एक फिल्म था जिसमें कहता था इधर नहीं मारो, वो छोटा मगज, तो वही था, नाना पाटेकर। तो कहने का मतलब है कि उसके विषय में जब तक अवेयर लोग नहीं होंगे तब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, आजकल एक बीमारी है जो हर घर में है, और हर घर में क्या आप लगता है कि हर व्यक्ति को है, डायबिटीज़। उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, डायबिटीज़ तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारत में भी, यहाँ अगर पूरे विश्व में देखें तो हर चौथा भारतीय डायबिटीज़ से ग्रसित है। टाइप 1 और टाइप 2 मिलाकर यहाँ पर 26% से ज़्यादा लोग ग्रसित हैं डायबिटीज़ से। और मधुमेह को कहते हैं, इसको हाइपरग्लाइसीमिया या मेलिटस कहते हैं। इसमें है कि प्यार की इच्छा
साथ ही साथ ये भावना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, स्वयं प्यार करने में कमी, अंदर से खट्टा तीखापन, जीवन में मिठास का अभाव, जो शायद रहा है उसकी चाह, नियंत्रण की अधिक आवश्यकता, गहरा दुख, कोई मिठास बाकी नहीं। ये जो है ना, मुख्य रूप से ये इसका कारण है। और एक अगर लाइन में हम लोग कई बार चर्चा भी करते हैं, तो एक लाइन में अगर आप देखिएगा तो आप पाएंगे उसमें कि आपके जीवन में निश्चल प्रेम का अभाव है। अब निश्चल समझना होगा, प्रेम है, प्यार है, बहुत से लोग क्या है, लेकिन निश्चल प्रेम का अभाव है। तो जब आप उस निश्चल प्रेम को समझिएगा, जो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है, एक बड़े पेड़ का अपने पथिक के प्रति जो है उसके नीचे बैठा है छांव में, उसके लिए होता है, वो जब आपके अंदर आएगा तो वो जो सिक्रीशन होगा, तब आप उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये कमी है, इसका मानसिक जो अभी है उसका निवारण भी हम लोग पे चर्चा करेंगे। ये कमी है जिस कारण से हमारे अंदर वो लेकिन इसका कोई थर्मामीटर तो है नहीं। दो निश्चल प्रेम का पता चलता है कि एक युवक है, एक युवती है, बड़ा प्रेम करता है, दोनों साथ है, और 3 साल के बाद पता चलता है कि इसको काट के फ्रिज में रख दिया। कैसे पता चलेगा? कौन सा थर्मामीटर है निश्चल प्रेम का? नहीं, निश्चल प्रेम इसीलिए हम कहें वो प्रेम है। आप जो गए ना, वो प्रेम और बहुत सा चीज है। हम कैसे समझें? देखिए, निश्चल प्रेम को समझने के लिए ना, कि निश्चल प्रेम अगर है, सिर्फ प्रेम ही नहीं होगा, उसका अग्रेशन, उसके हर एक मूड स्विंग्स को भी बर्दाश्त करना होगा। अगर आपको मतलब इतना गुस्सा टोटली है, एक्सेप्ट करने को कह सकते हैं। टोटली आप जिसको वो जैसा है वो पर्सन एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रेम कर रहे हैं, अगले का आप गुस्सा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, तुरंत आपने कुकर में सीटी लगा दी, आपने फ्रिज में काट के भर दिया, तो फिर आपने प्रेम नहीं किया। तो ये पैरामीटर वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। तो आप एज इट इज एक्सेप्ट करिए, वो है आपका निश्चल प्रेम, कि उसको उसके स्वभाव के साथ आपने स्वीकार लिया। और उसके साथ जो एक आप किसी से जब करते हैं ना, तो वो जो फीलिंग का कहे ना, कि फीलिंग जो है आपके शरीर की भाषा है। तो जैसे आप उसको प्रेम करते हैं, सहलाते हैं, अब इसमें फिर टच थेरेपी आता है। टच थेरेपी, अभी बात हो रही थी पेड़ के बारे में, अभी हो रही थी कि किसी स्टेट में पेड़ को काटा नहीं जाता है, उसको भला बुरा कहते हैं तो सूख जाता है। फिर टच थेरेपी आता है कि आप जब टच करते हैं, हग करना। देखिए आजकल लोग गले मिलते हैं, हम लोग यहाँ पहले मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बंद हो गया। तो ये भी एक थेरेपी है। इसके बारे में भी हम लोग कभी बात करेंगे कि टच थेरेपी कैसे काम करता है। तो जीवन में जब मिठास की आपकी कमी हो गई है, आप निश्चल प्रेम नहीं हो पा रहा है, इन सब भावनाओं से जैसे आप मुक्त होंगे, तो निश्चित है कई लोगों का डायबिटीज खत्म हुआ है। और थोड़ा सा उसके बाद उसमें खाने पीने का भी आता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, टाइम कैसा है। आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग से लोग ठीक हो रहे हैं। खाने का आपका गट जो बैक्टीरिया है उसको आप डैमेज किए हुए हैं। तो कई कारण है। आप देखेंगे कि कई आजकल आयुर्वेद में सिस्टम है, जिससे सुबह में जितना शरीर का वजन है उसके हिसाब से फल खाकर, दोपहर में जितना शरीर का वजन है उसके हिसाब से सलाद खाकर, और खाना भी खाकर, तो गट बैक्टीरिया को जैसे मजबूत करते हैं, अपने दिमाग को जैसे मजबूत करते हैं, अपने सिस्टम को जैसे जैसे मजबूत करिएगा, बहुत से लोगों का डायबिटीज ठीक हो गया। डायबिटीज 1, डायबिटीज 2 भी ठीक हो गया। तो भारत में अभी उसको डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। हालांकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो गया है, वहाँ 30% से ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हैं। फिर भी आज भारत ऐसे भी वहाँ पे मानसिक अशांति है, इसलिए भारत की बात करें। नहीं, इसलिए देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि उसकी शुरुआत ही उस देश की, उसकी शुरुआत ही है क्रोध और भय से। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अलग है, हमको अलग देश चाहिए। तो वो तो वहाँ के लोगों का वो इमोशन और वो तो काम करता है, इसीलिए वो लोग ज्यादा दुखी रहते हैं। तो उस पर भी इन लोगों ने बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किया है। तो मित्रों, बड़ी सकारात्मक बातें हुई, जरूरी बातें हुई।
समय की अपनी बाध्यता है, तो आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन फिर बात करेंगे, और इस बार जो बात करेंगे वो आपके बच्चों से, चूँकि अभी जो बातें हो रही थी उसमें आकृति पांडे जी ने कहा, उन्होंने जिस महिला का आपने इलाज किया, उन्होंने 12 बार या 25 बार 12 बार आत्महत्या का प्रयास किया। ये आज के दिन में भारत में एक बड़े रोग की तरह फैल गया है। अभी कोटा में देखिए, कोटा में उतना इंस्टीट्यूट सब था, आधे इंस्टीट्यूट खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे जाते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है कि पूरा नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं तो इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा एक है, और साथ में वो मानसिकता। तो इस पर बात करेंगे अगले एपिसोड में। इतना समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार।